अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जीन इंटरेक्शन को। जीन शो टू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। एक को हम कहते हैं एलेलिक इंटरेक्शन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस। तो एलील्स को प्रीवियसली हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि हमारी बॉडी में एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स मौजूद होते हैं और वो दोनों जीन्स एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। तो उन दोनों जीन्स को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के एलील्स होते हैं, ये एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो एक ही करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो सेम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, सेम लोकाई के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो डिफरेंट एलील्स मौजूद होते हैं, तो उन दो डिफरेंट एलील्स का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है। उनमें से जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर सकता हो उसको हम कहते हैं रिसेसिव। तो इस किस्म के एलेलिक इंटरेक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ये कैपिटल टी इस रिसेसिव यानी कि इस स्मॉल टी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाता है। एक दूसरी तरह का इंटरेक्शन भी होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो डिफरेंट एलील्स मौजूद हो और वो दोनों डिफरेंट एलील्स वो डोमिनेंट भी हो, तो फिर इनमें से कोई भी सप्रेस नहीं होता है, बल्कि वो दोनों डोमिनेंट एलील्स अपनी एक्सप्रेशंस को शो कर लेते हैं। और इस किस्म के एलीलिक इंटरेक्शन को हम कहते हैं को डोमिनेंस, जिसमें दोनों डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हों। या इसके अलावा एलील्स के दरमियान में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इंटरेक्शन भी हो सकता है या ओवर डोमिनेंस भी हो सकता है, लेकिन चूँकि वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो लिहाजा हम उनको नहीं डिस्कस करते, बट वो भी एलीलिक इंटरेक्शंस ही हैं। तो ये हमने समझा एलीलिक इंटरेक्शंस के बारे में कि कंप्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, को डोमिनेंस भी हो सकता है या ओवर डोमिनेंस भी हो सकता है। अब हम समझते हैं नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस को, जिसको हम इंटरजेनिक इंटरेक्शंस भी कहते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दो जीन्स जो कि एक दूसरे के एलील्स नहीं हैं, जो कि एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं हैं, जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जीन की वजह से दूसरा जीन इफेक्ट हो रहा होता है। अब इस नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में हम एक इंटरेक्शन पढ़ते हैं एपिस्टेसिस। एक जीन जो कि एक जगह पे लोकेटेड है, ये इंटरफेयर करता है या हाइड या मास्क करता है द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन विच इज़ लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई। किसी दूसरी जगह पे मौजूद जीन के काम को इफेक्ट कर रहा होता है ये वाला जीन। इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट जीन्स, मतलब कि जो नॉन एलीलिक जीन्स होते हैं लोकेटेड ऑन डिफरेंट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और उन की लोकेशन भी डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं। तो इस किस्म के इंटरेक्शन को हम कहते हैं एपिस्टेटिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक जीन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं जीन आई, और इस जीन आई के 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं। ये एक पोलीमॉर्फिक जीन होता है, बट ऑर्गेनिज्म में तो 2 ही पॉसिबल हो सकते हैं, 2 एलील्स ही आ सकते हैं। तो वो 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, और एक दूसरा जीन होता है जिसको हम कहते हैं जीन एच। तो ये जीन एच ये अपने एलील्स को एक्सप्रेस करता है ऑन क्रोमोसोम पेयर नंबर 19। वो 9 पर मौजूद है, ये 19 पर मौजूद है। लोकेशन और होमोलॉगस पेयर दोनों का डिफरेंट होता है, बट ये जो जीन एच है ये इस जीन आई के साथ इंटरफेरेंस करता है, ये इसके काम को इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो जीन एच है जो कंट्रोल कर रहा होता है दूसरे जीन को, तो इसको हम कहते हैं एपिस्टेटिक जीन। और जो कंट्रोल होने वाला जीन है, जो सप्रेस होने वाला जीन है, जो कि इंटरफेयर होने वाला जीन है, उसको हम कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। एपी मीन अबव, स्टेटिक मीन पोजीशन, हाइपो मीन बिलो, मतलब ये इसकी पोजीशन ऊपर है, इसकी पोजीशन नीचे है, ये बॉस है और ये सबऑर्डिनेट है। तो इस किस्म के इंटरेक्शन को कि एक जीन एक जगह पे लोकेटेड हो, दूसरा जीन दूसरी जगह पे लोकेटेड हो, दोनों एक दूसरे के एलील्स ना हो, तो इसको हम कहते हैं एपिस्टेटिक इंटरेक्शन। अब हम एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस को समझते हैं। बॉम्बे फिनोटाइप, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट अक्सर आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर वाई.एम. बेंटे इन 1952 इन बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, इन इंडिया। तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने इस बॉम्बे फिनोटाइप को डिस्कवर किया था इंडिया में।
अक्रेंस या फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, बहुत कम लोगों में इस किस्म का ब्लड फिनोटाइप मौजूद होता है, 4 पर मिलियन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये बॉम्बे फिनोटाइप क्या होता है? It is a very rare type of blood group phenotype in which the individuals are phenotypically O but genotypically या तो वो A होते हैं या B होते हैं या AB होते हैं। मतलब फिजिकली उनके RBCs के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजेंस मौजूद नहीं होता है, बट उनके जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, उसमें जीन आई के डोमिनेंट एलील्स मौजूद होते हैं, या तो A के लिए या B के लिए या AB के लिए। नॉर्मली जो हमने ब्लड ग्रुप जीनोटाइप की जो डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी, उनमें हमने कहा कि अगर IA या IA कैपिटल फॉर्म में आ जाते हैं या एक भी डोमिनेंट फॉर्म में आ जाता है तो एंटीजन A की प्रोडक्शन होती है और पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है A। अगर IB और IB दोनों डोमिनेंट हो या एक IB हो और एक रिसेसिव हो, तब भी एंटीजन B की प्रोडक्शन होती है और पर्सन का ब्लड ग्रुप जाता है B में। अगर दोनों डोमिनेंट हो, अगर उस पर्सन ने दोनों डोमिनेंट जीन फॉर द आई जीन इनहेरिट कर लिए हो, एक IA हो और दूसरा IB हो, तो दोनों तरह के एंटीजन्स की फॉर्मेशन होती है। एंटीजन A भी बनता है और एंटीजन B भी बनता है और पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है AB। लेकिन अगर उसके पास जीन आई के दोनों रिसेसिव जीन हो, मतलब स्मॉल आई और स्मॉल आई, फिर किसी किस्म के एंटीजेंस की प्रोडक्शन नहीं होगी, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजेंस नहीं एक्सप्रेस होंगे और ब्लड ग्रुप जाएगा ओ में। तो ये तो जीन आई का एक नॉर्मल काम होता है। अब इसके साथ ये जीन एच किस तरीके से इंटरफेयर करता है, अब हम उसको पढ़ते हैं। जीन एच के 2 एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और एक इसका एलील रिसेसिव होता है जिसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये 2 डोमिनेंट फॉर्म में आ गया या ये एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फॉर्म में आ गया, तब भी ये प्रोड्यूस करेगा एक सब्सटेंस को जिसको हम कहते हैं एच सब्सटेंस। एच सब्सटेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीन एच से कंट्रोल हो रहा होता है, उससे एक्सप्रेस हो रहा होता है। अगर दोनों रिसेसिव होते हैं इस जीन के, तो फिर किसी भी एच सब्सटेंस की प्रोडक्शन नहीं होती है। तो अब हम इस एच सब्सटेंस को पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। हमारे आरबीसीज के सरफेस के ऊपर इस तरीके से ओलिगोसेक्राइड्स के चेन्स लगे होते हैं। ये एक चेन होता है, यहाँ पे दूसरा चेन होता है, यहाँ पे तीसरा, बहुत चेन्स यहाँ पे अटैच होते हैं आरबीसीज के सरफेस के ऊपर। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है? ओलिगो मीन फ्यू, सेक्राइड्स मीन शुगर, मतलब कि कुछ शुगर यूनिट्स के जो यूनिट्स हैं वो आपस में लिंक हुए होते हैं और वो इस तरह एक चेन बना रहे होते हैं। तो इस ओलिगोसेक्राइड्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू एच सब्सटेंस, जिसको हम एच एंटीजन बी कहते हैं। फिर इस एच एंटीजन को या तो एंटीजन ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है या इस एच एंटीजन को एंटीजन बी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे एच सब्सटेंस किस तरीके से बनता है या इस एच सब्सटेंस से एंटीजन ए और एंटीजन बी किस तरीके से बनता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर ये जीन एच अपने 2 डोमिनेंट फॉर्म में या एक डोमिनेंट फॉर्म में भी मौजूद हो, तो चूँकि ये जीन होता है, ये एक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, तो उस प्रोटीन से बनता है एंजाइम एच। ये एंजाइम एच क्या करता है? ये एक मोनोसेक्राइड यूनिट जिसको हम कहते हैं फ्यूकोज, उसको उठाता है और उसको ऐड करता है इस ओलिगोसेक्राइड के चेन के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने इस एफ को यानी कि फ्यूकोज को ऐड किया हुआ है इस ओलिगोसेक्राइड यूनिट के साथ। तो जब ओलिगोसेक्राइड के चेन के साथ फ्यूकोज ऐड हो जाता है तो फिर हम इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एच सब्सटेंस या एच एंटीजन। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि इस ओलिगोसेक्राइड से एच सब्सटेंस या एच एंटीजन कैसे बना, जस्ट उस एक फ्यूकोज की एडिशन की वजह से। और वो क्यों ऐड हुआ? क्योंकि वहाँ पे जीन एच के डोमिनेंट एलील्स ने इसको बनाया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये एक जीन का काम हो गया। अब हम दूसरे जीन का काम पढ़ते हैं। अगर IA हो या IA हो, मतलब दोनों कैपिटल डोमिनेंट फॉर्म में हो, या अगर एक भी डोमिनेंट हो तो IA हो, तो ये जो है ये जीन ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम A। और ये एंजाइम A क्या करता है? ये एंजाइम A उठाता है नागा को, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं N-एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन। इसको उठाता है और इसको एच सब्सटेंस के साथ जोड़ देता है। ये देखिए, ये आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ओलिगोसेक्राइड था, इसके साथ फ्यूकोज ऐड था, तो हमने इसको कहा एच सब्सटेंस।
अब हम इस H सब्सटेंस के साथ नागा को कंबाइन करते हैं। नागा क्यों कंबाइन हुआ? क्योंकि वहाँ पर जीन आई ने एंजाइम ए बनाया था, तो एंजाइम ए ने इस नागा को अटैच कर दिया था इस ओलिगोसेकेराइड के चेन के साथ। तो अब इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटीजन ए। तो एंटीजन ए की फॉर्मेशन नॉर्मली इस तरीके से होती है। उसमें जीन एच का भी रोल होता है और जीन आई का भी रोल होता है। अब यहाँ पे देखिए एंटीजन बी कैसे बनता है। अगर 2 डोमिनेंट जीन हो बी के लिए या एक भी डोमिनेंट जीन हो बी के लिए, तो ये बनाता है एक एंजाइम बी जो कि एच सब्सटेंस के साथ, ये वाला जो एच सब्सटेंस है यानी कि ओलिगोसेकेराइड चेन एलोंग विद दिस फ्यूकोज, ये उसके साथ ऐड करता है एक ग्लैक्टोज को। ग्लैक्टोज क्या है? ये शुगर है, तो उसको ऐड करता है। तो जब ये ग्लैक्टोज ऐड हो जाता है इस एच सब्सटेंस के साथ, तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं एंटीजन बी। मतलब एंटीजन ए एच सब्सटेंस के साथ नागा को कंबाइन करने की वजह से बना था, और अगर हमने उसके साथ ग्लैक्टोज ऐड कर दिया हो तो फिर उससे एंटीजन बी बन जाता है। अब यहाँ पे अगर किसी के जीनोटाइप में आई ए भी मौजूद हो और आई बी भी मौजूद हो, तो एंजाइम ए भी बनेगा, एंजाइम बी भी बनेगा। एंजाइम ए नागा को उठाएगा, एंजाइम बी ग्लैक्टोज को उठाएगा, क्योंकि वो ओलिगोसेकेराइड के चेन्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, एच सब्सटेंस तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो नागा कंबाइन होगा एच सब्सटेंस के साथ तो एंटीजन ए बनेगा, और ग्लैक्टोज कंबाइन होगा एच सब्सटेंस के साथ तो एंटीजन बी बनता है। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा होता है नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स में। जिसका एंटीजन ए होता है तो वो किस तरीके से बनता है, एंटीजन बी किस तरीके से बनता है, और अगर ये दोनों बनते हैं तो इट मीन कि उनमें दोनों को डोमिनेंस वाले जीन्स मौजूद होते हैं। अब अगर इस तरीके से ये हम नॉर्मल की बात करें, अगर दोनों रिसेसिव होते हैं तो कोई भी एंजाइम नहीं बनता, ना एंजाइम ए बनता है ना एंजाइम बी बनता है। तो अगर एच सब्सटेंस मौजूद हो भी तो बस वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि उसके साथ ना तो नागा कंबाइन होगा ना ग्लैक्टोज कंबाइन होगा, तो किसी किस्म की एंटीजन्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अब बॉम्बे फिनोटाइप को समझते हैं। बॉम्बे फिनोटाइप में उस पर्सन के पास जीन एच के 2 रिसेसिव एलील्स आ जाते हैं। तो ये रिसेसिव एलील्स किसी भी एच सब्सटेंस को नहीं बना पाते हैं, ठीक है, नहीं बनेगा, ये फ्यूकोज नहीं ऐड होगा, क्योंकि एंजाइम एच नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जीन रिसेसिव में चला जाता है, तो वो फ्यूकोज को नहीं ऐड कर पाएगा। फ्यूकोज या मोनोसेक्राइड इधर उधर पड़ा भी होगा, लेकिन वो कंबाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए एंजाइम नहीं हो पाएगा, बॉडी में नहीं मौजूद होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी डोमिनेंट जीन आई को हम ले लें, तो अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में हो भी, ये भी डोमिनेंट फॉर्म में हो भी, तो अगर ये एंजाइम ए बनाए बी, लेकिन अगर एच सब्सटेंस नहीं होगा, तो फिर ये एंजाइम ए कहाँ के साथ नागा को कंबाइन करेगा? फिर तो नागा कंबाइन हो ही नहीं सकेगा उस आरबीसीज के साथ, क्योंकि वो तो अटैच हो रहा था ओलिगोसेकेराइड यूनिट के साथ, यानी कि एच सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो रहा था। तो अगर एच सब्सटेंस नहीं होगा तो एंजाइम ए नहीं कंबाइन कर सकेगा नागा को, तो इसलिए एंटीजन ए की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी आरबीसीज के सरफेस के ऊपर। अब देखिए उसका जीनोटिपिक जो जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, लेकिन फिनोटिपिकली वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए जो जीन एच है उसने इंटरफेरेंस कर दी है, जीन एच रिसेसिव में चला गया है, जिसकी वजह से जीन आई इफेक्ट हो गया है। अगर जीन आई अपने नॉर्मल कंडीशन में था भी, लेकिन उसको मदद चाहिए होती है जीन एच से, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, ये बॉम्बे फिनोटाइप, जो कि एपिस्टेटिक की एक एग्जांपल होती है। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि एच सब्सटेंस क्या है और इससे एंटीजन ए किस तरीके से बनता है। बॉम्बे फिनोटाइप में हम कहते हैं कि उसका जो आरबीसीज है उसके सरफेस के ऊपर कोई भी जो एंटीजन्स हैं वो नहीं एक्सप्रेस हो पाते, तो एक्चुअली वो मसला वो उसके जीनोटाइप के जीन आई में नहीं होता है, बल्कि उसका मसला उसके जो जीन एच है उसमें होता है, वो रिसेसिव में चले जाते हैं, और ये एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। थोड़ा सा मैं आपके लिए रिपीट भी कर देती हूँ। नॉर्मली हमारी बॉडी में एंटीजन्स कैसे बनते हैं, जो एंटीजन ए है वो एंटीजन बी है, तो ये किस तरीके से बनते हैं। इसके लिए हमें जीन एच की ज़रूरत होती है। जीन एच एक एंजाइम बनाता है जिसको हम एंजाइम एच कहते हैं, और ये आरबीसीज के सरफेस के ऊपर जो ओलिगोसेकेराइड का चेन होता है उसके साथ फ्यूकोज को ऐड कर देता है। जब फ्यूकोज ओलिगोसेकेराइड यूनिट के चेन के साथ अटैच हो जाता है तब हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और हम इसको कहते हैं एच सब्सटेंस या एच एंटीजन। तो ये एक जगह पे काम हो रहा होता है। अगर
आई ए के डोमिनेंट जीन्स मौजूद हो पर्सन की बॉडी में तो एंजाइम ए बनता है, और एंजाइम ए उठाता है नागा को, यानी कि एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन को। अगर इसका नाम फिर भी भूलता है तो आपने याद रखना है कि ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि ग्लैक्टोज ग्लूकोज है और अमाइन जो है तो वो प्रोटीन की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसलिए ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। इससे भी आप याद रख सकते हो। तो इसको उठाता है और एच सब्सटेंस के साथ जोड़ देता है। तो जब ये नागा अटैच होता है उस एच सब्सटेंस के साथ तो तब हम इसको एंटीजन ए कहते हैं। अगर बी के लिए डोमिनेंट एलील्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं तो तब एक दूसरी तरह का एंजाइम बनता है जिसको हम एंजाइम बी कहते हैं। अब ये नागा को नहीं उठाता क्योंकि नागा के लिए तो एंजाइम ए रिस्पॉन्सिबल था। अब ये उठाएगा ग्लैक्टोज को और ये ऐड कर देगा उस ओलिगोसेक्राइड के चेन के साथ जहाँ पे पहले से फ्यूकोज अटैच हुआ होता है एक साइड पर। तो फिर हम इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटीजन बी। और अगर किसी पर्सन की बॉडी में दोनों डोमिनेंट होते हैं तो फिर नागा भी कंबाइन होगा एक किसी ओलिगोसेक्राइड के चेन के साथ और ग्लैक्टोज भी कंबाइन होगा किसी दूसरे ओलिगोसेक्राइड की चेन के साथ, क्योंकि आरबीसीज के सरफेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ओलिगोसेक्राइड के यही एच सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, तो तब ब्लड ग्रुप जाता है ए बी में। लेकिन अगर कोई भी डोमिनेंट जीन मौजूद ना हो तो फिर एंजाइम ए भी नहीं बनता, एंजाइम बी भी नहीं बनता। अगर एच सब्सटेंस मौजूद हो भी तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, उसके साथ कोई भी एंटीजन्स नहीं अटैच हो पाएगा, वो जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंटीजन में, ना तो नागा अटैच हो पाएगा ना ग्लैक्टोज अटैच हो पाएगा। अब बॉम्बे फिनोटाइप में हमने कहा कि जो जीन एच है एक्चुअली वो रिसेसिव में चला जाता है, जिसकी वजह से अगर जीन आई अपने डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो भी तब भी किसी एंटीजन की एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो इसलिए वो फिनोटिपिकली तो ओ होगा, लेकिन जीनोटिपिकली उसमें डोमिनेंट एलील्स मौजूद होंगे जीन आई के लिए, क्योंकि इस आरबीसीज की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको ओ कहते हैं। तो ये सारा था बॉम्बे फिनोटाइप के बारे में। तो ये जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं या जो बॉम्बे फिनोटाइप है या ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ओ बी है, जो भी है, ये नॉर्मली कोई भी मसला नहीं करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर इनका इस तरह कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये तब इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा ब्लड ग्रुप आ जाता है जो कि हमारे इम्यून सेल्स उनको पहचान लेते हैं, उनको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, उनको एज आ एक्सटर्नल एंटीजन रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, तो फिर उनके खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वो आरबीसीज को क्लम्प करना स्टार्ट कर देते हैं, अटैच करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं और जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है, क्योंकि बंदे की बॉडी के अंदर खून जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये उस टाइम इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आपकी बॉडी में कोई ब्लड चढ़ाया जाता है, तो तब आपको अपने ऐसे किसी ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे के ऐसी ब्लड की ज़रूरत होती है जो कि आपके ब्लड के साथ मैच हो रहा होता है। अगर मैच नहीं होगा तो डेथ कॉज हो जाएगी। और इसी तरीके से बॉम्बे फिनोटाइप का भी यही किस्सा है। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि ये ब्लड ग्रुप हमें तब भी चाहिए होते हैं जब हम किसी डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को हम मालूम करना चाहते हैं। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वाकई में ये बच्चा अपने जिसके ऊपर दावा हुआ है उन्हीं पेरेंट्स का बच्चा है या नहीं है, या अगर कोई कपल किसी बच्चे के लिए दावेदार है तो वाकई में क्या वो उनका बच्चा है या नहीं है। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए भी जो है तो वो ब्लड के जो ग्रुप्स हैं तो उनको आपस में मैच करवाया जाता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स का रिसेसिव होता है, दोनों पेरेंट्स का स्मॉल आई होता है, तो उनके बच्चों में कभी भी डोमिनेंट ब्लड ग्रुप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसने तो अपने दोनों जो जीन्स है, जो जीन आई के लिए जीन्स हैं, तो वो तो अपने पेरेंट्स ही से रिसीव किए होंगे। तो अगर उसके पेरेंट्स में रिसेसिव है तो उसके खुद के पास कभी भी डोमिनेंट नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से मालूम किए जाते हैं।